नमस्कार। हिंदी व्याकरण प्रतियोगी प्रश्नोत्तरी की इस सीरीज में हमने प्रीवियस कड़ी में वर्णमाला से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी पर डिस्कस की और आज व्याकरण से ही संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी पर डिस्कस करेंगे, जो तमाम हिंदी साहित्य या यूं कहें कि तमाम अदर जो जितने भी राज्य स्तरीय जिला स्तरीय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए व्याकरण से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहती है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कड़ी को। होप यू लाइक इट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। राइट, शुरू में ही बोल देती हूँ क्योंकि बहुत कम बच्चे आप सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वर्ण, कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण कौन सी ध्वनि होती है। क्योंकि शुरू से ही शुरुआत करने में ही मैं बिलीव करती हूँ, भरोसा करती हूँ, आगे हम तभी बढ़ पाते हैं जब हमें मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे हिंदी व्याकरण का वो पता हो। प्रीवियस कड़ी में भी हमने वर्णमाला को अच्छे से समझा, उससे उत्पन्न होने वाले या बनने वाले तमाम उन प्रश्नों पर डिस्कस किया जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर के जरिए आज हम देखने की कोशिश करेंगे, जैसे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कैसी ध्वनि है। राइट, तो हिंदी भाषा में वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो या खंड ना हो, अर्थात उच्चारण करने पर मुख विवर से जो ध्वनि या वायु निकलती है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। इसीलिए उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो वह होगी वर्ण या ध्वनि। राइट, भाषा की सबसे लघुतम इकाई है वर्ण या फिर ध्वनि भी इसे कहा जाता है। तो पूछा जाता है ये प्रश्न अक्सर कि भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है, तो ध्वनि। उसी तरह से वर्णमाला, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है और इन्हें हम 11 स्वर और 41 व्यंजनों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है वर्णमाला, है ना, जिसमें एक तरफ स्वर हैं और एक तरफ व्यंजन है। स्वर में हमने देखा कि दो तरह के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कुल 4 स्वर आते हैं या 4 वर्ण आते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 कुल वर्ण दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 7 और 4 को मिलाकर कुल हो गए 11। और व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों के अंतर्गत हमने स्पर्श व्यंजन देखे, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है, लेकिन 2 और इनमें रखे जाते हैं ड और ढ, इसलिए कुल 27 वर्ण ही स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क से लेकर म तक इन्हें मूल व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। राइट, क्योंकि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और इस तरह से इन वर्ग 5 वर्गों में इनको बांटा होता है। साथ ही ड और ढ ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या है 2, इनको भी हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही रखेंगे। तो इस तरह से कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई यहाँ पर 27। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, श, 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 ह, और आगत व्यंजन माने जाते हैं ज और फ, जिनमें ये नीचे की तरफ बिंदी लगी होती है, इसको हम नुक्ता कहते हैं, है ना। और ये फारसी से उर्दू से आए हुए शब्द है यह। तो कुल 2 वर्ण हैं यह ज और फ, जिन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं। और संयुक्त वर्णों की बात करें या व्यंजनों की बात करें तो क्ष, त्र, ज्ञ और श, ये 4 ही संयुक्त वर्ण हैं। राइट, तो इस तरह से अंतस्थ, ऊष्म और ये संयुक्त व्यंजन, ये इनकी संख्या कुल 4 है और पहले भी हम इस बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से कुल स्वरों की संख्या हो गई 11, व्यंजनों की संख्या हो गई 41 और हिंदी वर्णमाला में कुल इस तरह से वर्ण हो गए हमारे 52। राइट,
और फिर इसी तरह से शब्द बनते हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित जो समूह होता है उसको तो हमने देख लिया कि वर्णमाला कहते हैं। जब हमने वर्णों को, अक्षरों को जोड़ा आपस में, तो फिर शब्द बनकर हमारे पास आया। और आपको पता होगा कि शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से ही बनता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, क प्लस ल तो कल बन गया। इसी तरह से ज प्लस ल तो जल बन जाएगा। या फिर अन्य तमाम शब्द, कोई भी शब्द ले सकते हैं आप जिसका एक सार्थक अर्थ हमारे सामने आता है, जैसे कि नयन, गंगा जल, पाठशाला। पता चल रहा है शब्दों को जब भी हम उच्चारित कर रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है, राइट। तो इसी तरह से वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द का एक सार्थक अर्थ होता है, राइट। अगर हम देखें कि शब्द कितने तरह के हैं या शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या बनावट किस तरह की होती है और हिंदी में शब्दों को किस कैटेगराइज में रखा गया, अर्थात इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो अक्सर हम देखते हैं कि शब्द के रूप जो है हमारे सामने वो 4 तरह के आते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। ठीक, तो शब्द 4 तरह के होते हैं। अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो 2 तरह के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ रहता है ना, जिस शब्द को पढ़कर या बोलकर ही हम उसके अर्थ को भी समझ लेते हैं, वो सार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं हम, कलम, पानी, किताब। तो कलम कहने से ही आपको पता चल रहा है कि कलम का क्या कार्य होता है और कलम किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। उसी तरह से पानी, किताब, तो इनको बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा डीपली, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ है जिसको प्रयोग में किस तरह से लाया जाता है। लेकिन जो निरर्थक शब्द होते हैं वे ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ ही नहीं होता। इनको देसी शब्द भी कहा जाता है। जैसे हम कह लेते हैं ना कि आपने रोटी वोटी खाई, पानी वानी पिया, तो रोटी के साथ जो वोटी शब्द हमने प्रयोग में लाया वो निरर्थक है, क्योंकि रोटी का पता तो हमें चल रहा है कि रोटी क्या होता है, क्या होती है, ठीक है, लेकिन वोटी का पता तो नहीं है ना कि वोटी क्या है। पानी वानी, वानी क्या है, ठीक। तो इस तरह के जो निरर्थक शब्द रहते हैं, जैसे खटखट, किचकिच, चपड़ चपड़, बोलते हैं ना कि ज़्यादा चपड़ चपड़ मत करो, क्या किचकिच लगा के रखी है ना। तो इस तरह की ये जो आम बोलचाल के अपने देशी शब्द होते हैं वही निरर्थक शब्द होते हैं, राइट, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई सार्थक या उत्तम अर्थ होता है, ठीक। तो अर्थ के आधार पर 2 ही शब्दों के भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखिए, रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनका एक सामान्य रूढ़ अर्थ होता है, जैसे कि नाक, कान, पीला, जलज। यहाँ पर ये उदाहरण लिखे हुए हैं मैंने कुछ एक। अगर इनको हम अलग अलग कर दें, जैसे नाक लिखा है, ना अलग कर दें और क अलग कर दें, यानी कि इनको वर्णों में विभक्त कर दें हम, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ना ही ना का और नहीं क का, न ही का और न ही न का। उसी तरह से जलज का भी ये तीनों वर्ण अलग अलग कर दिए जाएं, ज, ल, ज, तो अलग अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन जब इन वर्णों को हमने इकट्ठा मिलाकर लिख लिया शब्द के रूप में, तो यह एक क्या बन गया? रूढ़ शब्द बन गया, ठीक है। तो बस आपने ऐसे याद रखना है, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो एक सार्थक अर्थ देते हैं, उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो फिर निरर्थक हो जाते हैं, तो ये रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो 2 वर्णों के योग से बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बने होते हैं, वे यौगिक शब्द होते हैं। जैसे कि कुपुत्र, कु प्लस पुत्र, यहाँ पर कु का भी अर्थ निकल रहा है और पुत्र का भी अर्थ निकल रहा है, तभी तो कुपुत्र बना, राइट। इन दोनों का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, यौगिक शब्द की उदाहरण है ये। और हम कह देते हैं या लिख देते हैं हिमालय, तो हिम प्लस आलय, अर्थात हिम, हिम आपको पता ही है बर्फ, और आलय बर्फ का घर। उसी तरह से पुस्तकालय होता है,
ठीक है। विद्यालय होता है विद्या का घर, जहाँ पर विद्या सिखाई जाती है। तो इस तरह से अन्य उदाहरणों को हम यहाँ पर रख सकते हैं, जिनके अलग अलग करने पर भी दोनों के कोई ना कोई अर्थ निकलते हैं। तो यौगिक शब्द इन दोनों के योग से ही बना होता है, जिसका अर्थ निकलता है उत्तम। और लंबोदर देखिए यहाँ पर यह है योगरूढ़ शब्द का उदाहरण। यहाँ पर योगरूढ़ शब्द वे विशेष शब्द होते हैं जो कोई सामान्य अर्थ के लिए प्रयुक्त में नहीं लाए जाते या सामान्य शब्दावली में प्रयोग में नहीं लाए जाते, बल्कि कोई विशेष अर्थ किसी विशेष व्यक्ति को या विशेष पर्सन को बताने के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे लंबोदर देखिए आप यहाँ पर, लंब प्लस उदर से ही लंबोदर शब्द का निर्माण हुआ है, अर्थात बड़े पेट वाला कौन? गणेश जी। वैसे तो सामान्य वर्ग में हम देखें बड़े पेट वाले बहुत सारे आदमी आपको दिख जाएंगे, लेकिन क्या हम उन सबको लंबोदर कहेंगे? नहीं। तो यहाँ पर विशेष गणेश भगवान जी के लिए यह प्रयोग में शब्द लाया जाता है, लंबोदर बड़े पेट वाला। वैसे ही दशानन, दश प्लस आनन अर्थात 10 मुखों वाला, तो वो कौन है जिसके 10 मुख थे? रावण। तो उसी तरह से हम लिखते हैं नीलकंठ, है ना, नीले कंठ वाला, या नीला है जिसका कंठ, तो वो भगवान शिव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पीताम्बर लिखते हैं हम, कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए। अर्थात ऐसे विशेष शब्द जिनका विशेष अर्थ निकलता है, तो वे आ जाते हैं हमारे योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत। ठीक। तो रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। उसी तरह उत्पत्ति के आधार पर देखें तो 5 तरह के शब्द हमारे सामने आते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेश शब्द तथा संकर शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो आज की अगर हम हिंदी की बात करें तो हमारी हिंदी मिश्रित हिंदी है, तमाम भाषाओं के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, राइट। जैसे कि तत्सम शब्द के उदाहरण देखिए, अग्नि, पुष्प, पुस्तक। तो हिंदी में भी ये प्रयोग में लाए जाते हैं संस्कृत के शब्द, और तमाम भाषाओं की जननी तो संस्कृत ही है, आप सभी को पता है, राइट। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, या संस्कृत से उनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि संस्कृत में यानी कि तत्सम में अग्नि कहा जाता है, लेकिन जब इसका तद्भव रूप बन जाता है तो इसे आग कहा जाता है। पुष्प को फूल कहा जाता है। पुस्तक जो तत्सम रूप है इस शब्द का, लेकिन तद्भव रूप इसका किताब है। तो वही शब्द तत्सम शब्द को जब रूप परिवर्तित करके या इनका अर्थ परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग में लाया जाए तो ये तद्भव शब्द बन जाते हैं। ठीक है। अगर देश शब्द की बात करें तो देश शब्द में हमारे देसी शब्द आते हैं, अपनी देसी भाषा के शब्द, जैसे कि हम कह देते हैं आम बोलचाल में लोटा, डोंगा, ठेठ, खिचड़ी, इस तरह के तमाम और भी शब्द जो सिर्फ अपनी बोलचाल की ही भाषा में प्रयोग में लाते हैं हम। ये लिखित शब्दावली में या इस तरह की कार्यालयीय भाषा में इनको प्रयोग में नहीं लाया जाता, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में ही, हमारे अपनी ही बोलचाल से देशी उसमें स्ट्रक्चर में उत्पन्न हुए, क्षेत्रीय उसमें उत्पन्न हुए शब्द ही देसी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्दों की बात करें तो विदेशी वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। ठीक है। जैसे कि अदालत, ऑफिसर, बुखार, ये शब्द आप अन्य अरबी फारसी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, यानी कि विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हमारी हिंदी में आए हैं या हम प्रयोग में इसको लिखते हैं या करते हैं प्रयोग इसका। और संकर शब्दों की बात करें तो संकर शब्द वे शब्द जो विदेशी और देशी भाषाओं के योग से बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी, लाठी चार्ज, जेल यात्रा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, रेल शब्द अंग्रेजी का है लेकिन गाड़ी हमारा देसी शब्द है। तो जब देसी और विदेशी शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना लिया तो वही संकर शब्द हो गया। लाठी चार्ज, लाठी देखिए आप देशी शब्द है, कोई देशी शब्द लग रहा है। चार्ज अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी में भी चार्ज कहा जाता है, लिखा जाता है। उसी तरह से जेल यात्रा, जेल अंग्रेजी में भी लिखा जाता है, और यात्रा करना, ट्रैवल करना, है ना। तो इस तरह से दो शब्दों के योग से, देसी और विदेशी शब्दों के योग से ही यह संकर शब्द बना है, राइट।
उसी तरह से रूपांतरण के आधार पर भी दो तरह के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आ जाता है, ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, विकारी शब्दों को हम चार तरह के शब्दों में बांटते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यानी कि जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि को व्यक्त करने वाले शब्द हैं वे विकारी शब्द होंगे। आप देख सकते हैं इनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर इनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द तो आप जानते ही हैं, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वे सारे संज्ञा शब्द होते हैं, राइट। क्रिया जो किसी कार्य को होने या करने की स्थिति को दर्शाता है वो क्रिया। और विशेषण वैसे शब्द जो किसी भी शब्द की विशेषता को बताते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे शब्द जैसे कि मान लो लिंग के आधार पर अगर मैं बात करूं कि लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, ठीक है। दिन का रात हो जाएगा, है ना। उसी तरह से वचन के आधार पर बात करें तो रात का रातें हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। तो ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनका रूप भी हम बदल सकते हैं, विकार उत्पन्न करके उनको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो जितने भी हमारे सामने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के शब्द होंगे वे सारे के सारे विकारी शब्द होंगे। जैसे यहां पर देख लीजिए आप, संज्ञा शब्द का उदाहरण है राम, ठीक है, पुस्तक, मिठास, मैं, वह, पढ़ना, काला, बड़ा आदि, ये सारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के उदाहरण हैं। इनमें इनको हम चेंज कर सकते हैं, मैं, मुझे, वह, उसके, ठीक है, पढ़ना, पढ़वाना, है ना, काला, गोरा, लंबा, छोटा, जो भी है, मतलब विशेषता को बता रहे हैं ये शब्द। तो ये सारे के सारे विकारी शब्द हैं, इनमें हम रूप परिवर्तित करके इनके अर्थ परिवर्तित कर सकते हैं। और अविकारी, जैसे कि अभी हमने बात की कि जिन शब्दों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ऐसे शब्दों के अंतर्गत यानी कि अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और कुछ निपात अव्यय शब्द। अब आप कहेंगे कि क्रिया विशेषण तो वही हो गया ना, मिक्स रूप में जो क्रिया और विशेषण के शब्द होते हैं। संबंध बोधक ऐसे शब्द जो किसी के साथ हमारे संबंध को बताते हैं। समुच्चय बोधक जो किसी भी वाक्यों के बीच में जुड़ते हैं या वाक्यों को दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में जो लाए जाते हैं, ठीक। और निपात, विस्मय आदि बोधक शब्द ऐसे शब्द जो विस्मय उत्पन्न करते हैं, यानी कि जब भी हम हर्ष, दुख इस तरह की स्थिति में होते हैं उस समय जो भी हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, जैसे कि ओह, वाह, अरे, है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं, हे राम, हाय राम, इस तरह के शब्द विस्मय आदि बोधक होते हैं, जो विस्मय के सूचक होते हैं। निपात अव्यय जैसे कि हो भी सकता है, मतलब ही, भी, मात्र, केवल, इस तरह के जो शब्द आते हैं वाक्यों के बीच में या शुरू में, तो वे निपात अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो उदाहरण के तौर पर इन सब के मैंने मिक्स रखे हुए हैं, उदाहरण के तौर पर शब्द यहाँ पर जैसे अब, कब, क्यों, पर, यहाँ, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, इसीलिए, धीरे धीरे, तेज, है ना, अब तक, अवश्य। जैसे हम कहते हैं कि इसीलिए मुझे जाना पड़ा, है ना, मैं शिमला अवश्य जाऊंगी, अब तक मैंने सिर्फ इतना ही काम किया है, वह धीरे धीरे चलता है या वह तेज तेज चलता है। मुझे जाना तो था शिमला किंतु मैं लेट हो गई, या किंतु मैं देरी से पहुंची तो इसलिए नहीं जा सकी। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं तो ये समुच्चय बोधक होते हैं और निपात अव्यय होते हैं, है ना। जैसे आप सिर्फ शिमला ही जा सकते हैं, या मैं भी जाऊंगी, या मात्र इतना ही सहारा चाहिए था। केवल दो शब्दों के योग से ही यह शब्द बना है। तो इस तरह से ये जो शब्द बीच में आ रहे, शब्दों के साथ वाक्यों में प्रयोग किए जा रहे, ये सारे शब्द हैं आपके, ये जितने भी यहाँ पर क्रिया, विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात अव्यय, मतलब वाक्यों के
बीच में, शुरू में ये प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि वाक्यों के साथ हमारा संबंध भी पता चलता है। ये समुच्चय का कार्य भी करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का कार्य। विस्मय आदि, जैसे कि हे राम, उसकी मृत्यु हो गई, कि हाय राम, ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता, है ना। वाह, हम आज का मैच जीत गए, वाह कितनी खुशी का दिन है। तो इस तरह से ये सारे विस्मय आदि सूचक हैं शब्द, जो विस्मय को दर्शाते हैं। तो बस ये अविकारी शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इनका रूप हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते। ये चाहे वाक्यों में शुरू में प्रयोग में लाए जाएं या बीच में जोड़ने का कार्य करें, ये ऐसे ही यूज होंगे जैसे ये यहां पर लिखे हैं। अब को हम चेंज नहीं कर सकते, कब को चेंज नहीं कर सकते, क्यों को चेंज नहीं कर सकते। आपको अब यहीं रहना है, आपको शिमला कब जाना है, ठीक है। आप दिल्ली क्यों नहीं गए, आप यहां पर रहिए, ठीक है। यहां उसका घर है, मैं जाना तो चाहती थी किंतु नहीं जा पाई। तो इस तरह के ये जो बीच में जुड़ने वाले शब्द है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये अविकारी, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, ये ऐसे के वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसीलिए ये अविकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द मैंने बता दिया है ना, लिंग, वचन, कारक, जिनका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो बस ये शब्द हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। और आपको पता है कि भाषा की लघुतम स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द है, क्योंकि प्रश्न बनता है कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई कौन सी है। आपके सामने विकल्प होंगे, ठीक है, ध्वनि, स्वनिम, शब्द, वाक्य। तो भाषा की स्वतंत्र किंतु सार्थक इकाई होगी शब्द। और वैसे भी भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, ठीक। तो ये थे शब्द। चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं शब्द के बाद अब संज्ञा को। जितने भी नाम वाले शब्द हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी पशु का नाम हो, राइट। राम, मोहन, शिमला, पशु, सुंदरता, सोना, गंगा, मनुष्य, मिठास, किसी धातु का नाम हो, किसी का भी नाम हो, सारे नाम वाले शब्द, नामिक शब्द जो होते हैं वे संज्ञा शब्द होते हैं। हमें पता होना चाहिए संज्ञा शब्द की परिभाषा और संज्ञा के कितने भेद हैं, बस यही पूछे जाते हैं और ज्यादा डीपली इसमें नहीं पूछा जाता है। तो आपको पता है कि संज्ञा के भेद हैं 5: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितने भी आपके नाम से संबंधित शब्द होते हैं वे आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी भी वर्ग की जाति को रखा जाता है, जैसे मनुष्य, फूल, वृक्ष। अब मनुष्य कहने से सिर्फ एक मनुष्य का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे, बल्कि सब के सब मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। फूल कहने से किसी एक फूल का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि फूलों में जितनी भी जातियां प्रजातियां होती हैं उन सब का बोध हो रहा है। वैसे ही जितने भी तरह के सभी प्रकार के वृक्ष होते हैं वो वृक्ष से ही, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से ही इसका बोध हो रहा है। सभी तरह के आगे इसमें जो किसी विशेष प्रकार की जाति को बयां करते हैं, ऐसे शब्द वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिन शब्दों से हमें उस किसी की भाव का पता चलता है, ठीक है। भावात्मक जो हमारा अर्थ होता है उसको दर्शाते हैं। जैसे गर्मी, आज बहुत गर्मी है, उसने बहुत वीरता का कार्य किया, है ना। हमारे हिंदुस्तान में गरीबी बहुत है, ठीक है, सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। तो इस तरह की ये गर्मी, वीरता, गरीबी, सच्चाई, इस तरह के जो शब्द होते हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करूं तो जितनी भी द्रव्य चीजें रहती हैं, जैसे पानी, दूध, सोना, घी, तेल आदि, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं, ठीक। समूहवाचक संज्ञा शब्दों की बात करें तो जो समूहों को व्यक्त करते हैं ऐसे शब्द, जैसे भीड़, है ना। तो भीड़ में कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, बहुत सारे लोगों की भीड़ होगी, ठीक है। सेना, सेना में कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, बहुत सारे सैनिक होंगे। लेकिन इन्हीं शब्दों को कहने से हमें वो बोध पता चल रहा है। जुलूस, जुलूस में भी बहुत सारे लोगों का समूह होता है, जन समूह, है ना, जुलूस निकलता है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो समूहवाचक
संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बस संज्ञा, जितने भी नामिक वाले शब्द हैं वे संज्ञा शब्द हैं, और संज्ञा के 5 भेद हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे। उसी तरह से सर्वनाम, संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे कि मैं, तू, वह, मैंने, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कि आपने देखा होगा एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है, उन दोनों के बीच जो वार्तालाप होता है, एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला, ठीक है, वे इन श्रेणियों में आते हैं। तो जैसे कि मैं, ठीक है, मैं, मैंने, तो ये अपने लिए जो संबोधन होता है उत्तम पुरुष के ये उदाहरण है। मध्यम पुरुष में दूसरी तरफ का यानी कि श्रोतागण, वह या उसके, है ना, वह शब्द रखे जाते हैं, और अन्य पुरुष में कोई तीसरा होता है, ठीक है, वक्ता, श्रोता और कोई अन्य तीसरा। तो इस तरह से 3 यह भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। वह, उसके, अन्य जितने भी रहते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में रखे जाते हैं, ठीक। उसी तरह निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करूं तो निश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल उसकी निश्चितता को व्यक्त करते हैं कि यह दिल्ली है, यह शिमला है, वह मीना है, ठीक है, वह उसका घर है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि उस कर्ता के साथ वह जुड़ा हुआ है, बिल्कुल निश्चितता को बता रहा है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें कोई निश्चित संख्या का पता नहीं रहता, ठीक है, निश्चित भाव का पता नहीं रहता, जैसे कोई, कुछ, कोई यहां आया था जो आपसे मिलना चाहता था, पर पता नहीं वह कौन था, हम नहीं जानते, है ना। मुझे कुछ फल दे दीजिए, मतलब कुछ में मतलब कुछ ही, है ना, इसमें कोई संख्या का पता नहीं चल रहा है, निश्चितता का, कि मुझे 1 किलो फल दीजिए, 2 किलो फल दीजिए, ठीक है। तो जहां पर किसी भी निश्चितता का, स्थायित्व का पता नहीं चलता, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, मतलब कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, इस तरह की शब्द इसमें आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करूं तो इसमें हमारा संबंध चीजों के साथ या किसी भी पर्सन के साथ व्यक्त होता है, जैसे जो, सो, ठीक है, इस तरह के। प्रश्नवाचक सर्वनाम की तो क्या, क्यों, कैसे, कब, जितने भी क्वेश्चन को पुट आउट करते हैं वे सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं शब्द। निजवाचक में हम स्वयं के लिए कुछ कहते हैं, अपने आप, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगी या स्वयं कर लूंगी, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग लाए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, ठीक। और ऐसे देखा जाए तो हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से, यही देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो बस हमें सिर्फ यहां पर इतना पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस सर्वनामिक शब्द का या संज्ञा शब्द का उदाहरण है, और संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, बस यही बातें पूछी जाती हैं, है ना। तो इस तरह से शब्दों को हम खुद इनके प्रयोग से बना सकते हैं, इन शब्दों के प्रयोग से, ठीक है। और अब देखते हैं हम विशेषण को। जितने भी संज्ञा सर्वनाम वाले शब्द होते हैं, है ना, जो शब्द की विशेषता को बताते हैं, उसके गुण को बताते हैं, उसके दोष को बताते हैं, ऐसे शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। देखिए, हम अच्छे से समझेंगे विशेषण को। यहां पर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, परिणाम बताने वाले शब्द ही विशेषण शब्द होते हैं। और विशेषण के भेद पूछा जाए तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण शब्द कौन होंगे? जो शब्द हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की विशेषता को बताएंगे कि वह कैसी है ना, गुणों को बताएंगे, वे गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। गुण, अवगुण सारे, जैसे कि काला, गोरा, अच्छा, सुंदर, ठीक है।
वह बिल्कुल काला है, ठीक है, वह देखने में बिल्कुल काला है, या वह बहुत गोरा है, वह बहुत अच्छा लिखता है, वह बहुत सुंदर है। इस तरह के जो गुण और दोष को बताने वाले शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण में जो संख्या वाले शब्द होते हैं, जो संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता को बताते हैं, ठीक है, क्योंकि संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं दो तरह के होते हैं, इसके भेद निश्चित विशेषण यानी कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि 10 बच्चे, 3 गेंदे, ठीक है, कि यहां पर 10 बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, ये तो आ गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। अगर मैं कहूं कि यहां पर हवा चल रही है ना, तो अगर मैं कहूं कि यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक उदाहरण हो गया, है ना। तो ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताते हैं, उसकी निश्चित और अनिश्चितता को दर्शाते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। और सार्वनामिक विशेषण की बात करूं तो सार्वनामिक में मतलब जैसे कि आप देख लीजिए, वह व्यक्ति, उस घर, यानी कि मुझे उस घर पर जाना है, वह व्यक्ति मेरा भाई है, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण होते हैं। और सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं: संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। निश्चय और अनिश्चय में आपको पता चल गया, जहां भी किसी भी शब्द की निश्चितता अनिश्चितता का बोध होता है। प्रश्नवाचक में वही सारे शब्द आएंगे आपके, कब, क्यों, कैसे, है ना। और संबंध में जो हमारा किसी भी वस्तु के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध को दर्शाते हैं ऐसे शब्द, तो वे सारे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और परिमाणवाचक विशेषण की बात करूं तो इसमें 1 किलो, 2 किलो, 2 दर्जन, ठीक है, इस तरह के विशेषण शब्द रहेंगे। और परिमाणवाचक विशेषण के वैसे 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें भी निश्चित और अनिश्चितता का भाव रहता है। जैसे हम कहेंगे कि मुझे 1 किलो अनाज दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित संख्या पता चल रही है कि कितना किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए। मुझे 2 दर्जन केले दीजिए, ठीक है, कितनी चाहिए, 2 दर्जन चाहिए। अगर मैं कहूंगी मुझे कुछ केले दीजिए या मुझे कुछ अनाज दे दीजिए, तो अनिश्चितता का भाव पता चलेगा। तो बस आपने यही याद रखना है कि विशेषण ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा या सर्वनामिक शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दोष और परिणाम को बताते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये बहुत इजी है, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, क्योंकि दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन सब बातों का, इन सब चीजों का यूज करते हैं। क्रिया की बात करें तो क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, रोना, हंसना, खेलना, ये सब क्रिया शब्द हैं। ठीक है, क्रिया के भेद की बात करें तो 2 आधार पर क्रिया के भेदों को रखा जाता है: रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर। रचना के आधार पर 4 तरह की मुख्य क्रियाएं होती हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। और कर्म के आधार पर क्रिया 2 तरह की होती है: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखिए, वैसे तो आपने बहुत सारे इसके विकल्प देखे होंगे: पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक, अपूर्णकालिक क्रिया, है ना, इस तरह की, या सरल क्रिया देखी होगी आपने। ठीक है, तो ये शब्द ही वाक्य ऐसे होते हैं, यानी कि जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो उसी पर हमें कर्ता और कर्म की स्थिति का पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग हम उस कार्य की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक, जैसे मैं अगर यहां पर बात करूं संयुक्त क्रिया के उदाहरण की, तो मान लो मैंने खाना खा लिया, ठीक है, तो यहां पर मेरे द्वारा खाया गया है क्या, खाना, तो यहां पर ये मिक्स क्रिया है, संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया की बात करूं तो इसमें इस तरह के शब्द आएंगे जैसे अपना, अपनाना, है ना, बुनना, बुनाना। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया की बात करूं तो ऐसे शब्द जो
खुद तो हम प्रयोग में ला रहे हैं, अपने लिए जो काम हम कर रहे हैं उसमें तो यूज हो रहे हैं, बट उससे किसी दूसरे को भी हम वह कार्य करा रहे हैं, उसकी प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे कि पढ़ना, पढ़वाना, ठीक है, कि मुझे पढ़ना है, या फिर इस तरह से कि मुझे यह पाठ तुमसे पढ़वाना है। ठीक, जो कर्ता स्वयं तो कर रहा है, लेकिन वह किसी दूसरे से भी वह कार्य करवा रहा है, या किसी दूसरे को भी उस कार्य से, उस कर्ता से वह कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, अब इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में तो एक तरह के आपको उदाहरण यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो नाम धातु क्रिया है वह खुद से, स्वयं से रिलेटेड है। ठीक है, अपना, अपनाना, जैसे हम कहते हैं ना कि यह अपनी संस्कृति है, या मुझे उस संस्कृति को अपनाना है, तो उस तरह के यहाँ पे शब्द आएंगे। लेकिन प्रेरणार्थक में ऐसे शब्द आएंगे जिससे कि दूसरों को भी वह प्रेरणा दे रहे हो। पूर्वकालिक क्रिया की बात करूं तो जो ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हमें कार्य के पहले ही, यानी कि हम दूसरा कार्य कर रहे हैं उससे पहले ही एक और कार्य के होने की स्थिति का बोध पता चलता है। जैसे राम खाना खाकर सो गया। अब देखिए, राम सो गया है, लेकिन कैसे? खाना खाकर, क्योंकि जो उसकी सोने वाला कर्म है उससे पहले भी उसने एक और कर्म किया है, कार्य किया है। ठीक है, कौन सा? खाना खाने का कार्य। तो पहले तो उसने खाना खाया, तो यही जो उसका राम का खाना खाना था यही उसकी पूर्वकालिक क्रिया थी। उसके बाद फिर सोया ना वो। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया जो आपकी दूसरी क्रिया से पहले घटित हो चुकी होती है, ऐसी क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक, तो बस ये बहुत इजी हैं, जितने ज्यादा आप इनके उदाहरण देखेंगे उतने ज्यादा आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। अब कर्म के आधार पर बात करूं तो आपने ज्यादातर यही सुना होगा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे कि प्रताप दौड़ता है, वह अच्छा है, रोहन खाना खा रहा है, निधि नाच रही है, मोहन रोता है। ठीक है, तो ये सारे आपकी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें सारा का सारा महत्व कर्ता का होता है। यानी दौड़ता है, कौन दौड़ता है? प्रताप दौड़ता है। ठीक है, प्रताप का यहाँ पर कर्म दौड़ना है, लेकिन उस कर्म का कोई महत्व नहीं है जब तक वहां पर कर्ता अवेलेबल नहीं है। वह अच्छा है। रोहन खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन कौन? रोहन। ठीक है, नाच रही है, कौन? निधि नाच रही है। तो जब तक यहाँ पर कर्ता नहीं आएगा तब तक उस कर्म का कोई महत्व नहीं होगा। यानी कि सारा का सारा प्रभाव यहाँ पर कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है और सारा का सारा विशेष महत्व कर्ता का ही है। तो वहां पर है हमारी अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया जहां पर कर्ता की अपेक्षा कर्म पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, कर्म का मुख्य होना पाया जाता है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए कि हरि आम खाता है। अब आम खाता है कौन? हरि। क्योंकि आम खाता है का इतना महत्व नहीं है जब तक उसके साथ हरि शब्द का यूज नहीं किया गया। ठीक है, और उसी तरह से हरि खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। ठीक है, तो यहां पर हरि क्या है? कर्ता है, लेकिन कर्ता से ज्यादा यहां पर कर्म का महत्व है, क्योंकि हरि के द्वारा क्या किया जा रहा है? आम खाने का कर्म किया जा रहा है। ठीक है, तुम बोलते हो, क्या बोलते हो? सच बोलते हो। तो देखिए, तुम्हारे द्वारा जो सच बोलने का कर्म किया जा रहा है ना, तो वही क्या है? यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया में कर्ता की अपेक्षा उसके कर्म पर ज्यादा मुख्य प्रभाव रहता है, कर्म का। राधा ने पानी पिया। ठीक है, राधा ने पिया, क्या पिया? पानी पिया। मनीषा खाना पकाती है। श्याम ने राधा को रुपए दिए। तो बस सकर्मक क्रिया वह क्रिया हो गई जिसमें कर्ता की अपेक्षा कर्म का अधिक महत्व रहता है। ठीक है, और अकर्मक में कर्ता का अधिक महत्व रहता है कर्म की अपेक्षा। बस यही बातें हैं इनमें, और ज्यादा कोई विशेष बातें नहीं है जो आपको उलझाएं। समझने की जितनी ज्यादा अधिक आप इनके उदाहरणों को वाक्यों के जरिए समझेंगे ना, जैसे आपके सामने वाक्य दिए होंगे तो उसमें आपने पता लगाना है कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, सरल क्रिया है या संयुक्त क्रिया है।
ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर द्विकर्मक क्रिया, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो जितने ज़्यादा इसके हम एग्जाम्पल्स आगे आने वाली इसी कड़ी में सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा हम समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी बात होती है ना, वह अभ्यास मांगती है। जितने ज़्यादा आप स्वयं से सॉल्व करेंगे, स्वयं से लिखेंगे, उतने ज़्यादा आप इसमें निपुण हो पाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं। अक्सर इन्हीं बातों से फिर हम भूल जाते हैं।